एक जंगल हुआ करता था। वहाँ का राजा शेर था। वह शुरुआत में तो सभी जंगल को परिवार की तरह मानता था। मुसीबत आने पर साथ में डटकर मुकाबला करते थे। भोजन सभी मिलकर बाहर के जानवरों का शिकार करते थे और बाहर के जानवरों का ही मांस खाते थे। जंगल के प्राणियों का कत्ल नहीं किया जाता था। जंगल का यही नियम था और यही कानून था। एक बार जंगल में कुछ मुर्गे भूल भटक कर आ गए। सभी मुर्गों की दावत खूब उड़ाई। सभी जंगल के जानवरों ने और कौवे ने उसे अच्छे से पकाया। परंतु अब धीरे धीरे जंगल के कुछ नियमों में परिवर्तन होते गया। जंगल के राजा शेर को एक बार बहुत घमंड आ गया। उसको अपनी शक्ति का घमंड था। वह सभी जानवरों को बहुत तुच्छ व कमजोर समझने लगा था। वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझने लगा। वह जब भी किसी जानवर को खाने की इच्छा हो सभी को बोल देता था कि आज इस जानवर का मांस खाना है और उसे लाओ, उसे खाऊंगा मैं। सभी जानवर पर धोस जमाने लगा था। जंगल के जानवरों को भी डराने धमकाने का काम करने लगा। सबको अपने प्राण प्रिय थे। सभी नतमस्तक होकर उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। एक रोज सभी जानवर आराम कर रहे थे। शेर ने कहा, आज हिरण का मांस खाऊंगा। हिरण को लाओ, हिरण का ताजा ताजा मांस खाऊंगा। सभी ने सोचा कि ऐसे में तो राजा एक एक करके हम सभी को खा जाएगा और जंगल के जानवर सभी विलुप्त हो जाएंगे। आखिर क्या उपाय किया जाए? सारे जानवर खत्म और विलुप्त हो जाएंगे। सोच ही रहे थे, हम छोटे छोटे जानवर भला क्या कर सकते हैं। उन्होंने आज हिरण को मांगा, कल और किसी को मांगेगा और सभी को खाकर पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। पूरे जानवर विलुप्त हो जाएंगे। आखिर क्या करें? इस समस्या का निराकरण कैसे करें? इस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं? उनके बीच से एक हिरण ने आज तो कुर्बानी दे दी, लेकिन आने वाले कल में क्या होगा भला? अब हिरण की कुर्बानी देने के बाद कुछ दिन बाद और शेर को बाहर की दावत मिल गई। शेर ने उस दावत को खूब उड़ाया। अब सभी जानवरों को लोमड़ी ने बैठक बुलाई और लोमड़ी बोली, कृपया सभी मेरी विनती सुने। सभी से मेरी अपील है, सभी जंगल के एनिमल जानवर कृपया प्यार से सुने, स्नेह से सुने। सभी से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि राजा शेर में कुछ सुधार लाएं और पहले जैसे हम हमारे जंगल के नियम चल रहे थे उस प्रकार से पुराने नियम लागू करें और हम बाहर के जानवरों का मांस ही खाएं। हमारे बीच किसी की हत्या ना हो। वापस से नियम चालू करवाएं ताकि हम पहले जैसे रहें।
और हमारे बीच से कोई शेर का शिकार ना बने। हाथी बोला, परंतु ऐसा काम करेगा कौन? आखिर शेर के गले में घंटी बांधने का काम कौन करेगा? मतलब कौन उसे समझाएगा? आखिर किसकी मौत आई है? सभी मिलकर विचार करने लगे कि आखिर राजा शेर को समझाने का प्रयास कौन करेगा। फिर सभी को अक्ल सूझी कि क्यों ना यह काम लोमड़ी ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वह दिमाग में सबसे ज़्यादा दिमागदार और होशियार है। यदि कुछ मुसीबत भी आई तो लोमड़ी संभाल लेगी और वहाँ से धीरे से निकल लेगी, क्योंकि हमारे बीच में सबसे ज़्यादा होशियार लोमड़ी जीजी ही है। अब लोमड़ी की आंखें बाहर आने लगी। आखिर मुझे ही फंसाने का काम करो। क्यों मुझे मरवा रहे हो राजा के हाथों? क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हो? आखिर क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा जो मुझे मरवाने पर तुले हो? सभी जंगल के जानवर मेरा परिवार हो, मुझे क्यों मरवा रहे हो? सभी जंगल के जानवर एनिमल सभी मेरा परिवार हो और मुझे सबके सब क्यों आखिर मरवा रहे हो? आखिर सभी लोमड़ी को बोले, जीजी होशियार हो, तुम अपनी जान बचा सकती हो और तुम्हारी जगह और कोई रहा तो वनराज के हाथों उसी समय मारा जाएगा। और तुम बहुत होशियार और चालाक हो, तुम अपनी जान बचाकर धीरे से निकल लोगी वहाँ से। यदि राजा को गुस्सा आया तो आप आपकी होशियारी कर वहाँ से निकल लोगी, परंतु कोई जानवर और रहा तो उसी समय वनराज का भोजन बन जाएगा। लोमड़ी सभी के कहने पर अब राजी हो गई। लोमड़ी सभी के कहने पर राजी हो गई और लोमड़ी अब धीरे से राजा के पास जाने लगी। और अब राजा के पास पहुंची। लोमड़ी राजा को समझाइश देने लगी और पुरानी बातें करने लगी। राजा साहब, हम पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते? जंगल में आखिर पुराने कानून लागू क्यों नहीं कर सकते? राजा तो राजा था, उसे पहले से बहुत घमंड आ चुका था। राजा बोला, अरे ओ लोमड़ी जीजी, अरे ओ लोमड़ी जीजी, मुझे लगता है कल क्यों ना तेरा भोजन बनाकर खाऊं। तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। तू मुझसे बातें कर रही थी, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा था। आखिर तुम कितनी होशियार हो, दिमाग आखिर कितना तेज है तुम्हारा। तुम जब भी बातें कर रही थी तो मैं बातों को नहीं सुन रहा था, मैं तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारा प्लान, तुम्हारे तरीके, तुम्हारा हाव भाव देख रहा था। आखिर तुम कितनी होशियार हो, आखिर तुम्हारे हाव भाव, चाल चलन कितने अच्छे हैं। यदि तुम्हारा भोजन यदि मैं करूँगा तो कितना होशियार हो जाऊँगा। मुझ में ताकत तो पहले से ही है, लेकिन दिमाग बुद्धिमान और बन जाऊँगा तो पूरे जंगल पे मैं राज करूँगा। तुम कितनी बुद्धिमान हो, तुमको खाऊं तो मैं कितना बुद्धिमान हो सकता हूँ। मुझे भी चतुर, चालाक, बहादुर तो पहले से ही हूँ। इसलिए 2 दिन बाद परसों तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारा ही भोजन करूँगा। इस प्रकार से वनराज के कहने पर लोमड़ी अब परेशान हो गई और लोमड़ी की आंखें और बाहर आने लगी। लोमड़ी भगते भगते घर आई। लोमड़ी ने वापस मीटिंग बुलाई और सभी
जानवरों को इकट्ठा किया। देखा, बोला था ना मैंने, मरवा दिया ना तुमने सभी ने मिलकर मुझे। अब लो गई तुम्हारी जीजी। जीजी, आखिर क्या हुआ? क्या हुआ? आखिर जीजी क्या हुआ? अरे काहे की जीजी? अरे काहे की जीजी? सभी ने पूछा, आखिर बात तो बताओ, राजा ने क्या कहा? अरे काहे की जीजी? अरे भाइयों बहनों, तुम्हारी जीजी परसों मरने वाली है। राजा वनराज, राजा जंगल के राजा, मेरी बुद्धि को खाना है उन्हें। मेरा भेजा फ्राई होने वाला है। परसों मेरी दावत उड़ाएंगे। राजा सभी मुझसे 2 दिन मिलजुल लो, उसके बाद मेरा भेजा फ्राई होने वाला है। फिर तुम्हारी होशियार जीजी जा रही है ऊपर। यदि जंगल के नियम कानून नहीं बदले तो तुम्हारी जीजी से मिलने एक एक करके सभी ऊपर ही आना। तुम्हारी जीजी के पास 2 दिन हैं बस। सभी को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर में ऐसे में एक एक करके सभी ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। आखिर क्या करें सभी? जीजी, 2 दिन का समय हमारे पास है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। सभी सोच विचार करेंगे आखिर इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए। लोमड़ी जीजी आंखें और बाहर आ रही थी, चेहरे का रंग उड़ रहा था। लोमड़ी जीजी के शकल के आसपास मच्छर झुंझुना रहे थे। लोमड़ी जीजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या उपाय करे। फिर लोमड़ी को विचार आया और हंसने लगी। लोमड़ी बोली, भाइयों, मुझे तरकीब सूझी है। शांति बनाए रखें। अब मेरी समस्या का हल मेरे मुंह के आसपास ही घूम रहा है। न रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा काम करूंगी कि सभी का टेंशन दूर हो जाएगा। अब लोमड़ी मच्छरों के पास गई, उन्हें प्लान बताया, सभी को मदद करने को तैयार किया। सभी को प्लान के साथ में कुछ योजना बताई कि आखिर सभी की समस्या का निराकरण कैसे हो। सभी मच्छर अब लोमड़ी जीजी को हाँ बोलकर प्लान में तैयार हो गए। दूसरे दिन वनराज शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर पहुंचा और वनराज शेर के आसपास भिनभिनाने लगा। शेर की नींद में खलल पड़ गई। वह जाग गया और बहुत गुस्से में आया। शेर अब जोर से बोला, हे मच्छर, भाग जा वरना मसल दूंगा। दिखता नहीं, मैं सो रहा हूँ। या जंगल में तू नया है, जल्द भाग जा वरना तेरी पिक्चर एनिमल खत्म कर देगा। मच्छर बोला, क्षमा करें वनराज, मेरे कारण आपकी नींद व्यवधान में बाधा पहुंची, परंतु आप यही बात नम्रता से भी कह सकते हैं और प्यार से भी कह सकते थे। आखिर मैं भी धरती का एक जीव हूँ, भले छोटा ही सही, परंतु मेरी इज्जत है। आखिर मैं भी धरती का एक जीव हूँ, भले छोटा सही, परंतु मेरी भी इज्जत है, मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है।
शेर बोला। अच्छा, तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जुबान लड़ाएगा? और क्या गलत कहा मैंने? तू भी इतना बड़ा नहीं है जो मुझे मसलने में स्वयं ज़्यादा मेहनत लगे। तुझे मसलने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा, तो क्या करेगा तू मेरा छोटा मच्छर? अब मच्छर लोमड़ी के पास पहुंचा। वो बोला, लोमड़ी जी, तुमने सही कहा था। जंगल के राजा को एनिमल पिक्चर दिखाना पड़ेगी। आखिर हम सब जानवरों की ताकत और जंगल की ताकत दिखाना पड़ेगी। अब तुम अपने सभी साथियों को ले जाओ और वनराज को दिखाओ कि एक छोटा सा मच्छर क्या क्या कर सकता है। तो आखिर जंगल के सभी प्राणी मिलकर वनराज को सबक सिखाएं तो क्या होगा। तुम अपनी ताकत दिखाओ, फिर बाकी सभी प्लान के अनुसार ही करेंगे। पॉइंट 2 कवर करो अपने प्लान के अनुसार। बाकी नेक्स्ट टारगेट मैंने फिक्स करके रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लोमड़ी जी, अब मैं भी राजा का घमंड तोड़ता हूँ। ऐसा बोल मच्छर अपनी टीम के पास पहुंचता है। मच्छर अपने दोस्तों को पूरी बात बताता है। फिर उनमें से एक होशियार मच्छर रहता है। वह कहता है कि रुक जा भाई, पहले हम वनराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि यदि हमारे दोस्त से माफ़ी मांगे तो काफ़ी अच्छा है, वरना यदि माफ़ी नहीं मांगते वनराज तो हम राजा वनराज का घमंड तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। चलो मेरे साथ, पहले माफ़ीनामा यदि हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, वरना हमारा संगठन मिलकर राजा का घमंड तोड़ेगा। अब सभी वनराज के पास पहुंचते हैं। वनराज जी, हमें आपसे बात करना है। जल्द बोलो, वैसे भी मेरे आराम का समय है। तुम मच्छरों के लिए मुझे फुर्सत नहीं है। अब सभी मच्छरों को बहुत गुस्सा आ गया। सभी मच्छर अब लाल पीले नीले होने लगे गुस्से के मारे। सभी मच्छर भिन भिनाते हुए बहुत जोर से बोले, महाराज वनराज, आप जुबान संभाल कर बात करें। वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कतई भी कि आप छोटे बड़े जीव जंतुओं की इज्जत करना भूल गए, वह प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें अपने इशारों पर नचाएं या नीचा दिखाएं। हम मच्छर हैं साहब, जिसको नचाएं नचा सकते हैं, जिसको भिन भिनाना चाहें भिन भिना सकते हैं। बिना सुर ताल के भी चाहे तो उस व्यक्ति को नचा सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हम मच्छर हैं साहब। निकलो जल्द, वरना मारे जाओगे। सभी तुमने सच ही कहा, तुमने सभी ने सच ही कहा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मत मरो मेरे हाथों, तुम सभी मेरा एक भी निवाला नहीं हो। मैं आखिर तुमसे क्यों डरूं? जाओ वरना मसल दूंगा, जाओ वरना कुचल दूंगा। अब वनराज घमंड में तो पहले से ही चूर था। वनराज जी, आप हमारी ताकत से अनजान हो। तुम्हारी भी कोई ताकत होती है मच्छरों की? आए दिन भिन भिन करा करते हो। जाओ वरना अति हो गई।
अब तो कुचले जाओगे, मसले जाओगे, मारे जाओगे। तुम सभी में इतनी बुद्धि नहीं कि आखिर तुम वनराज से जुबान लड़ा रहे हो। भग जाओ, मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं, मैं तुम्हें मसल दूंगा, कुचल दूंगा। जाओ, अब अति हो गई है। वनराज, अब बचो, भागो, जितना भी भागना हो। जवानों, हमला हो। वनराज, भाग जाओ जंगल छोड़, वरना अब तुम्हें धीमी धीमी मौत का सामना करना पड़ेगा। तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, तड़पा तड़पा के मारेंगे हम तुम्हें। जाओ वनराज, या तो भग जाओ या तो जंगल छोड़ दो, वरना बाद में पछताने से अच्छा है कि तुम जंगल छोड़ के भग जाओ। अब मैं भी तुम्हें मसलता हूँ, मैं भी तुम्हें कुचलता हूँ। सभी वनराज को एक एक कर बारी बारी से काटने लगे। अब वनराज सारे जंगल में दौड़ने लगा, भागने लगा, दर्द से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अब मच्छर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब वनराज सभी जंगल के दोस्तों को बुलाने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से आवाज़ देने लगा, पुकारने लगा। सभी जानवर छुप के पूरे जंगल में तमाशा देख रहे थे। अब वनराज को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये दुश्मनी मैंने किससे मोल ले ली। आखिर ये मच्छर क्या कर रहे हैं मेरा। वनराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और पूरे जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा, टहलने लगा। मच्छर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सभी जानवर आए और मच्छरों को बोला। सभी ने, वनराज से गलती हो गई, उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें बख्श दो। वनराज आप सभी से माफ़ी मांगेंगे। रुक जाओ, बंद करो काटना, आखिर बंद करो काटना। ऐसा ही भी क्या हुआ जो आप वनराज को छोड़ नहीं रहे हो। वनराज आप इनसे माफ़ी मांगें। वनराज कभी किसी को अब नीचा नहीं दिखाएंगे और पहले से सभी से प्यार स्नेह से रहेंगे और जंगल के नियमों को वापस लागू किया जाएगा। छोड़ दो वनराज को। वह दर्द से चीखता रहा और उसका घमंड नष्ट हो गया। वनराज का वह दर्द से करा उठा। सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस से बाहर हो गया था। आखिर वनराज को मच्छरों के आगे झुकना पड़ा। अब वनराज को थोड़ा आराम मिला और वनराज ने कहा, आज के बाद जंगल के पुराने नियम वापस से शुरू होंगे। हमेशा जंगल में सभी दोस्त जैसे रहेंगे और सभी को अपने परिवार की तरह मानेंगे और जंगल के जानवरों का शिकार नहीं होगा। हमेशा शिकार बाहर के जानवरों का ही होगा। अब मच्छरों ने काटना बंद कर दिया था। सभी की नज़र लोमड़ी के ऊपर थी और सभी मान गए लोमड़ी की अक्ल। वाह जीजी वाह। वनराज को भी समझ में आ गया कि एक मच्छर आखिर क्या कर सकता है। वनराज का मच्छर ने ऐसा हाल किया। वनराज को समझ में आ गई, यदि जंगल के सारे जानवर बगावत पे उतर आते तो आखिर वनराज का क्या होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने हमेशा छोटे लोगों का भी आदर करना चाहिए। यदि छोटे लोग यदि हमारी बगावत पे उतर आए तो हमारा क्या हश्र कर सकते हैं। इसलिए हमने सभी से शांति प्रिय और प्रेम स्नेह से
बातचीत करना चाहिए और सभी से अच्छे रहना चाहिए। थैंक यू। एक राजा रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसके अनेक नौकर चाकर थे। वह राजा ने स्वयं इंटरव्यू लेके भर्ती की थी पूरी सेना को। राजा हर गांव में एक संगठन बनाकर रखता था ताकि अंदर की बात का सही सही पता चल सके। राजा हमेशा सभी लोगों से अच्छे से पेश आता था, चाहे वह नौकर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान वर्ग। राजा जैसे भी लोग आते थे वह प्यार मोहब्बत और स्नेहपूर्ण बात करता था। एक समय की बात है, एक बार महल में एक फटेहाल भिखारी आया। अब राजा तो पहले से ही बड़ा दानी और उदार था। बुद्धिमान का राजा बड़ा आदर करता था। अब महल में फटीहाल भिखारी आया। मुझे राजा के पास जाना है, मुझे राजा से मिलना है। परंतु आप कौन हैं और राजा साहेब से क्या भला आपका काम, और क्या है आपका नाम? मेरा जो भी हो नाम, मेरा जो भी हो काम, मुझे राजा से मिलना है बस। परंतु क्या है आपका नाम, वो क्या है काम? मुझे राजा से सहायता लेनी है। जिंदगी अंधे भिखारी का कटोरा हो गई है। लोग खुशियाँ डालते कम, उठाते ज़्यादा हैं। भिखारी तो यूं ही बदनाम है साहब। राजा साहेब से कहिए उनका भाई आया है। अरे भीख मंगे, साफ साफ कहो कि तुझे भीख मांगनी है। जुबान संभाल कर बोले साहब। द्वारपाल जी, आप राजा जी से कहिए कि आपका भाई समस्या लेकर आया है। अरे भिखारी, राजा का कोई भाई भतीजा या परिवार का कोई नहीं है। राजा इकलौते हैं। मैं राजा साहेब का पूरा इतिहास जानता हूँ, इसलिए तो मैं गेट पर नियुक्त किया गया हूँ। इंटरव्यू लेकर पता है 100 में से 95 अंक प्राप्त हुए हैं मेरे। कल जाकर राजा साहब को कहना मत। क्या नहीं कहना, क्या नहीं कहना? कल एक भिखारी राजमहल से भीख लेकर जाएगा, बदले में लाखों दुआएं देकर गया। गरीब वो था या मैं? गुलाब हमेशा राजाओं के आंगन में नहीं उगते, गरीब के घर भी उगते हैं। वह गरीब के घर भी गुलाब खिलता है। कुछ बातें अब सर से ऊपर से जा रही है। राज्यपाल ने सोचा, राजा को खबर पहुंचाता हूँ, क्योंकि भिखारी की बातें सर के ऊपर से जा रही है। अगर भिखारी को भीख नहीं दे सकते हो तो अब शब्द बोलकर उसका अपमान मत करो। शायद कोई दूर के रिश्ते का हो भाई राजा साहेब का। राजा साहेब, कोई भिखारी आया है, वह आपको भाई बता रहा है, वह दूर का रिश्तेदार बता रहा है। रुको, मैंने खबर पहुंचाई है। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने सोचा, वह सोच में पड़ गया, भला ऐसे कौन हो सकता है? आखिर राजा को बड़ी रहस्यमय बात लगी। उसे कुछ बात समझ में आ रही थी कि भिखारी को ही पहेली बुझा रहा। राजा ने बोला, भिखारी को अंदर आने दो, और राजा ने भिखारी को पास में बिठाया।
कहिए भाई साहब, क्या हाल हैं? कैसे हो? बढ़िया हो और स्वस्थ हो कि? हाँ, ठीक ठाक है। तबीयत भी ठीक है, परंतु संकट में हूँ। विपत्ति है, कुछ विपत्ति आन पड़ी है। किस प्रकार की विपत्ति भाई साहब? आखिर में विस्तार पूर्वक बताएं। जिस महल में मेरा परिवार रहता है वह पुराना पड़ गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, एक एक करके चले गए, मेरा साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ चले गए। 5 रानियां हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं। अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अब वह मेरी सेवा नहीं कर पाती। मेरी सहायता कीजिए। 100 रुपये भाई साहब को दे दीजिए। 100 रुपये में क्या होगा भला? अभी लगान वसूल नहीं हुआ है। राज्य थोड़ा कड़की में चल रहा है। समस्याएं दिन ब दिन आते जाती है और पैसे की कमी है। और राजकोष में कोई समस्या है, बस पैसे की कमी है। अभी अधिक नहीं दे पाऊंगा। 7 समुद्र पार चलिए मेरे साथ और सोना लेकर राजकोष भर दीजिए। समुद्र पार भला कैसे करेंगे? मेरे पैरों की ओर देखो, आप मेरे पैरों की शक्ति को जान जाओगे। मेरे पैरों में गिरते ही समुद्र पार कर लेंगे। मेरे पैरों में पड़ते ही आप समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों को देखो और शक्ति का अंदाजा लगा लो। भाई साहब को 5000 रुपये दे दीजिए। जो लोग मिलने को बेताब थे मंदिर के पुजारी से, जाते समय दुआ लेकर गए मुझ जैसे भिखारी से। यूं ही बोलकर भिखारी चला गया। महाराज, महाराज, भिखारी और आपकी बातें समझ से परे थी। आखिर क्या बातें हो रही थी आपकी और भिखारी की? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। भिखारी काफी समझदार था। वह अक्लमंद और बहुत बुद्धिमान था। कैसे भला राजा साहब, कैसे? बैठो, समझाता हूँ पूरी बात। अब सैनिक राजा के पास बैठा और राजा ने पूरी बात बताना शुरू किया। देखो जरा, सुनो। भाग्य के 2 पहलू होते हैं, जिसमें एक राजा और दूसरा भिखारी। मतलब भिखारी उस नाते, उस रिश्ते से मेरा भाई हुआ। यह पहली बात। दूसरी बात, पुराना महल मतलब शरीर रूपी महल कमज़ोर हो गया। कभी भी वह मृत्यु के समीप जा सकता, अर्थात मृत्यु। भिखारी ने तीसरी बात कही, 32 नौकर मतलब 32 दांत साथ छोड़कर गिर गए। भिखारी ने 32 नौकर का मतलब 32 दांत साथ छोड़कर गिर गए। वह चले गए और टूट गए। 5 रानियों का मतलब 5 इंद्रियां कमजोर हो चुकी भिखारी की। परंतु समुद्र वाली बात चुका दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ महाराज? वह मुझे ताना दे रहा था
कि मेरे आते ही राजकोष खत्म हो गया, तभी तो उसे 5,000 रुपये देने का बोला। कभी कभी सामान्य लगने वाले लोग अंदर से बहुत गहरे निकलते हैं। ऐसे लोगों की बातें सीधे दिल पर ही लगती है। किसी को तुच्छ समझकर उसे दुत्कारना नहीं चाहिए। कौन जाने आखिर भिखारी बनकर कौन आ जाए, और यदि ऐसे भिखारी भी हो तो हमें सीखने को बहुत कुछ उनसे मिलता है। एक भेड़िया रास्ते से जा रहा था। बगुला भेड़िए को देखकर डर गया और भय से कांपने लगा, परंतु भेड़िए ने उससे प्रार्थना करने लगा, क्योंकि भेड़िए के गर्दन में हड्डी फंस गई थी। भेड़िया गले में फंसी हड्डी को बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करने लगा। बगुले से भेड़िए ने कहा कि आप मेरे गले की हड्डी निकाल दो, मैं आपको इसके बदले इनाम दूंगा। बगुला सोच शायद हड्डी निकालने पर भेड़िया इनाम दे दे। अब प्रार्थना करने पर बगुला तैयार हो गया। बगुले ने लंबी चोंच से हड्डी निकाल दी। बगुले ने कहा, अब मेरा इनाम। चालाक भेड़िए ने कहा, मेरी तरह से तुम्हारी जान बख्श दी। आज मैंने तुम्हें इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। चालाक भेड़िए ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हारी जान मैंने आज बख्श दी, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। यही तुम्हारा इनाम है। सीख, अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। 5 मित्र की कहानी। खरगोश, हाथी, हिरन, जिराफ और शेर। एक जंगल में 5 मित्र रहते थे। खरगोश, हाथी, हिरन, जिराफ और शेर। पांचों मित्रों की आपस में गहरी दोस्ती थी। हर वक्त एक दूसरे की समस्या आने पर डट कर मुकाबला करते थे। हर समस्या या काम मिलकर करते थे। सभी दोस्त खरगोश, हाथी, हिरन, जिराफ और शेर परिवार की तरह रहते थे। एक बार जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया। उस जाल में छोटा हिरन फंस गया। अब सब मित्र परेशान हो गए, आखिर कैसे छुड़ाया जाए। सभी मित्र परेशान हो गए, आखिर हिरन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर उन्होंने एक बार पहले चर्चा की थी कि जो भी शिकारी आए और जाल में फंस जाओ तो मरने की एक्टिंग करना। हिरन ने वैसे ही मरने की एक्टिंग की और शिकारी के पास हिलना डुलना बंद कर दिया। शिकारी को लगा कि हिरन का दम घुट गया और मारा गया। शिकारी ने जैसे ही पोटली खोली कि हिरन का बच्चा खड़ा होकर भाग उठा। इस होशियारी के साथ में
उसकी जान बची। एक गरीब लड़का एक शहर में रहता था। घर पर उसकी माँ थी और एक छोटी बहन रहती थी। माँ मजदूरी करती थी, परंतु बच्चे के बीमार होने पर पैसे नहीं बचते थे, क्योंकि दोनों बच्चों में से एक बच्चा हमेशा बीमार रहता था। अब कुछ दिनों बाद लड़का ठीक हुआ। लड़के ने सोचा कि अब बहन का इलाज कैसे करवाएं। लड़का सोचने लगा कि माँ कब तक मजदूरी करेगी, मैं भी छोटा मोटा काम देख लेता हूँ ताकि घर की समस्या कम हो जाए, वह बहन का भी इलाज हो जाएगा। अब लड़का काम की तलाश में 8 रोज से इधर उधर भटक रहा था कि अचानक उसे जमीन पर गिरा एक पर्स मिला। पर्स में 5,000 रुपये थे। उसने सोचा कि इन पैसों से मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ऊपर वाले ने मुझे गरीब समझकर मेरी मदद की और ऊपर वाले का धन्यवाद देता है। वह सोचता है कि इन पैसों में मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, परंतु किसी की मेहनत का पैसा यदि हुआ तो उस पर क्या बीतेगी भला। यह सोच वह पर्स पर लिखे पते को ढूंढता है। फिर 2 दिन ढूंढने के बाद उस पते पर वह पहुंच जाता है। वह लोगों को पूछते पूछते 2 दिन में उस पते पर पहुंचा और पर्स लौटा देता है। लड़का बड़ा ईमानदार था। उसने मन ही संकल्प कर लिया था कि बेईमानी से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। पता नहीं ऊपर वाला मेरी मदद करता है या नहीं। सेठ ने उसकी ईमानदारी से खुश हुआ और बदले में पैसे देने चाहे तो लड़का मना कर गया। वह बोला कि सेठ जी, काम दीजिए या नौकरी, मुझे बदले में पैसा नहीं चाहिए। काम के बदले पैसा चाहिए या नौकरी के बदले। सेठ बड़ा खुश हुआ। सेठ की कपड़े की दुकान थी। सेठ ने उसे काम दे दिया। लड़का घर गया और उसने माँ को पूरी बात बताई। वह भी खुश हो गई। वह सेठ के यहाँ कपड़े की दुकान पर लड़का रोजगार काम मिल गया। लड़का होशियार ईमानदार था, दिनों दिन तरक्की करते गया। सेठ ने अपने गोडाउन का सारा कामकाज लड़के के हाथ सौंप दिया। लड़के की होशियारी देखकर लड़का अब बहन का इलाज करवाकर खुशहाल हो गया और माँ परिवार के साथ अच्छे से रहने लगा। कुछ सालों बाद शहर का सबसे बड़ा धनी आदमी बना। इतनी गरीबी होने के बाद भी लड़के ने ईमानदारी बताई। वह ईमानदारी के कारण लड़का शहर का सबसे बड़ा धनी आदमी बना। वह उसकी ईमानदारी काम में आई।